वैसे घूरते हैं, और बच्चे को घूरते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे अब ये एक्टिविटी करनी नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं, फिर भी बच्चे समझ गए और बच्चे वहां से दूर हो गए उस चीज से। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपके बिना बोले भी आपके हाव भाव देख के जब सामने वाला समझ जाता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे, जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, इसमें देखा गया है कि ये देखो, अशाब्दिक संप्रेषण ही सबसे प्रभावी माध्यम है। आवाज का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क, स्पर्श, वाणी संकेत आदि, ये सारे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ट्रांसलेटर हम इनको बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपको हर एक सिचुएशन में अलग अलग दिखाई देती है। कि कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो अभी हम पढ़ रहे हैं और हमारा नेट का रिजल्ट भी आने वाला है, तो हम जैसे रिजल्ट देखेंगे तो एकदम से मतलब क्या होगा कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम एकदम से खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, चिल्लाएंगे, नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे। और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर सपोज हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम वहीं पे अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की होती है। तो बॉडी कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स साइड में बैठे और उन्होंने देखा कि हम उछल रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कुछ तो खुशी की बात है कि बच्चा एकदम से उछलने लग गया, उसने जो भी अपना फोन में देखा है रिजल्ट देखा है, या तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम पास हो गए, वो खुद ही समझ जाएंगे। जैसे आप उछल कूद मचाते हो तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है बच्चे का। और दूसरे यहाँ पे है कि अपीयरेंस, वेशभूषा। वेशभूषा का एग्जांपल हम ले सकते हैं, रिलीजन से ले सकते हैं, या मतलब जैसे कि जो हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, सबका ड्रेस कोड अलग अलग होता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग होता है। या जैसे कि सामने वाला हमें बोलता है कि राम राम बोलता है, नमस्ते बोलता है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये हिंदू धर्म से है। अगर वही हमें सामने से कोई आके बोलता है वालेकुम अस्सलाम, तो हम मतलब समझेंगे कि वो हमारे धर्म का नहीं है, वो मुस्लिम धर्म का है। तो ये चीज जो है कि मतलब हमें वेशभूषा से, उसके विचार से हमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है, थोड़ा सा क्या बल्कि हम ये कहेंगे कि हमें पूरा समझ में आ जाता है कि कैसा है। अगर कोई व्यक्ति मतलब टिक्का लगा रखा है, उसने बहुत बड़ा माथे पे, और मतलब धार्मिक से कपड़े पहना हुआ है, तो हम उसको अगर पंडित ना समझेंगे तो कम से कम हम ये समझेंगे कि ये पूजा पाठ में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। दूसरा इसमें तीसरा बताया गया है स्पर्श, टच बताया गया है। टच का यहाँ पे है जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं सबके घर में, और मतलब छोटे बच्चे सबको बहुत प्यारे ही लगते हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से उनकी गाल पकड़ के उनको ना हिलाते रहते हैं कि क्यूट सा ऐसे करके बोलते रहते हैं। दूसरा यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, बता रखा है समझने के लिए, कि जब कोई अपसेट होता है या किसी के ऊपर कोई भी मतलब ऐसे दुख का वो होता है, तो हम उसको ना मतलब बोलते हैं कि कंधे पे सिर रख ले और आराम से अपना मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। या कोई मतलब अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देते हैं। तो ये सब स्पर्श का होता है कि हमें पता चल जाता है। अगला पॉइंट बताया है कि निकटता, प्रोक्सिमिटी। ये समझने वाला पॉइंट है। प्रोक्सिमिटी, एक मिनट के लिए, प्रोक्सिमिटी बता रही थी। प्रोक्सिमिटी का होता है कि किस प्रकार से हमें पता चलता है। प्रोक्सिमिटी जैसे ये होता है कि दो बंदे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। अगर वो बंदे बहुत जैसे कि बात कर रहे हैं और इतना इतनी इतनी दूरी पे अगर वो खड़े हैं, तो हम समझेंगे कि ये जो बंदे हैं इनका मतलब क्लोज रिलेशनशिप है, या तो ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे या जान पहचान वाले होंगे। और वही अगर हम किसी अननोन बंदे से मिलते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो काफी, हम डिस्टेंस बना के खड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम। ऐसे ही नहीं है कि हम किसी अननोन से, अगर सपोज हम खड़े हैं और कोई हमसे आके पूछता है कि ये रास्ता किधर जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे। हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और फिर हम उसको बताएंगे कि हाँ ये ऐसे है ऐसे है। तो अगर कोई बंदा दूर से देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि ये बहुत नॉन नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे से फेमिलियर नहीं है। अगर वहीं पे अगर कोई हमारा नॉन होगा तो हम बहुत अच्छे से उसके पास खड़े होकर आराम से बात करेंगे, हो सकता है हम एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लें। ये प्रोक्सिमिटी कहलाता है। जैसे कुछ टर्म्स है इनका देखेंगे ये क्या होती है, जैसे कि काइनेसिस बताया है, मेटा संप्रेषण बताया है, पैरालिंग्विस्टिक बताया है। ये तीनों और टर्म है, इनका मीनिंग होता है। जैसे काइनेसिस होता है कि
बॉडी लैंग्वेज होती है, काइनेसिस भी एक प्रकार का बॉडी लैंग्वेज ही होता है कि किस प्रकार से हम बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो बॉडी मूवमेंट होती है, तो काइनेसिस भी एक बॉडी मूवमेंट ही होता है कि काइनेसिस में भी बॉडी की लैंग्वेज आती है। आप किस भाषा में बोल रहे हो, कैसे आपका आई कांटेक्ट है, कैसे आपका टच है, तो ये सब चीजें बताते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेसिस की जो डेफिनेशन है, इसमें जो मेहराबिया है, मेहराबिया ने कुछ अपनी स्टडी की है, तो वहां पे इन्होंने 3 चीजों को लिया है और 3 चीजों का इन्होंने परसेंटेज भी बताया है कि जो 7% होता है वो एक मतलब टोन होता है कि कैसे कोई बोलता है, उसका टोन कैसा है। और 38% बताता है कि हमारे शरीर की भाषा क्या है, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और उसके बाद जो इसने बोला है कि जो 55% होता है वो मतलब सबसे ज्यादा इसमें बताता है कि कैसे कोई अपना बॉडी मूवमेंट का बता रहा है। ये देखो इसने बताया कि 7% तो हो जाएंगे हमारे वर्ड्स हो जाएंगे, सॉरी 7% हमारे वर्ड्स होंगे। चलो चलिए, 7% हमारे वर्ड्स हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 7% हमारे वर्ड्स हो जाएंगे, 38% हमारी टोन होगी, जो 55% बताया है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट हो जाएंगे, किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने 3 चीजें बताई है, 3V के नाम से भी जाना जाता है, वर्बल, वोकल और विजुअल। तो इनको और एक नाम दिया जाता है, इस मॉडल को 7/38/55 के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेहराबियन मॉडल भी मॉडल तो नहीं बोलेंगे, मेहराबियन डेफिनेशन बोल सकते हैं हम इसको। ये 3 चीजें इन्होंने निकाली है कि किस प्रकार से ये अपना काम करती है। आगे आता है मेटा संप्रेषण। मेटा संप्रेषण होता है कि जब हम अपनी कोई बात पहुंचाते हैं, तो दो, अगर हमारे बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, हम किसी को अपनी बात समझा रहे हैं और वहां पे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहीं पे अगर गैप कर रहा है, तो कहीं ना हो सकता है कि सिर्फ हम शब्दों से उसकी बात को अच्छे से ना समझें। तो मेटा कंप्रेशन यही कहता है कि जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर हमारा बॉडी मूवमेंट होगा तो एक हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है कि हम उसके शब्दों को ना समझ पा रहे हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम समझ जाएंगे कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। अगला यहाँ पे बताया पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक यहाँ पे टोन को बोला जाता है कि कैसी आपकी टोन रहेगी, किस प्रकार से आपकी टोन होगी, कब आप शब्दों को आपने हाई लेवल पे ले जाना है, कब लो लेवल पे ले जाना है। टोन में हमारी ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर आगे ये इसमें बताए हैं कुछ वर्ड्स बताए हैं, ये जो इसको 6 से 7 है यहाँ पे जो बताए हैं कि किस प्रकार से इनको क्या क्या नाम दिया गया। जैसे कि ओकुलिसिकस हो गया, ये हमारा बताता है कि आई कांटेक्ट को बताता है, ये हमारा कि हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, किस प्रकार से हम अपने आईज का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बता रहा है कम्युनिकेशन में नेत्र और पलकों का प्रयोग करना, तो आई कांटेक्ट हो गया ये हमारा। प्रोक्सिमिसिस हो गया, तो प्रोक्सिमिसिस का हम ऐसे देखेंगे कि किसी अगर हम इसको देखते हैं कि सपोज मैं अगर ऐसे ही जैसे अभी बात कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। जैसे दूसरा वो होता है ना कि पावर वाली बात, अगर मैं किसी एक अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ खड़ी हूँ, तो आप जो मेरे को देख रहे हो, तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा कि कौन, किसी इंसान को आप किस जगह पे देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी थॉट्स को चेंज अप करते हो, तो वो प्रोसेमिक्स कहलाता है। हैप्टिक्स हो गया स्पर्श करना, कि कैसे टच करते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया था ना कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, पेट थपथपाते हैं, ये वाला। ऑब्जेक्टिक्स हो गया हमारा, कैसे हम जो होता है अपने जो कम्युनिकेशन में हम वस्तुओं का यूज करते हैं, कैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी की ओर बताते हैं कि उसको देख के कि ये बंदा ऐसा है, ये वैसा है। क्रोमोनिक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि क्रोमोनिक्स है अगला, क्रोमोनिक्स आएगा ये। इसका होता है कि हम अपने जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्रोमोनिक्स में होता है कि हम टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हम इस प्रकार से लेंगे कि इंडिया में है कि लोग जो जिनको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं, तो वो एक ना टाइम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
वो क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि हमें चीफ गेस्ट बना दिया है, और जब सारी ऑडियंस आ जाएगी और सब आ जाएंगे तो हम उसके बाद आएंगे। लेकिन जो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, जापान के दे रखा है, यूरोपियन कंट्रीज के दे रखा है, तो वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने टाइम को, कि हम सबसे पहले जाएंगे और हम अपना मतलब अनुशासन दिखाएंगे तो बाकी पब्लिक भी अपना अनुशासन दिखाएगी। तो इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे इंडिया में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा लेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस ये सोचती है कि जो हमारा चीफ गेस्ट है वो नहीं आएगा, और चीफ गेस्ट ये बोलता है, ये सोचता है कि जब ऑडियंस आ जाएगी तो मैं उसके बाद जाऊंगा। तो क्रोमोनिक्स होता है कि वो आपका यूज ऑफ टाइम दिखाता है। अगला है ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स यहाँ पे होता है जैसे कि हम खुशबू से किसी चीज को पहचान लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। जैसे कि हम कहीं बाहर गए और जैसे ही हम घर आते हैं तो हम खुशबू से पता लगा लेते हैं कि अगर कोई सब्जी बन रही है तो हम पता लगा लेंगे कि खुशबू से हमें बाहर से ही आएगी कि हाँ ये सब्जी बन रही है। या फिर जैसे कुछ और मीठा बन रहा हो या घर में कुछ और मतलब स्वादिष्ट सा कुछ खाना बन रहा हो तो हम उसकी महक से ही पहचान लेते हैं। या बहुत से लोग जो मतलब मोस्टली जो बहुत ज्यादा परफ्यूम्स अगर वो यूज करते हैं तो वो भी किसी की भी खुशबू से बता देंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। अगला है गेस्टोरिक्स। गेस्टोरिक्स होता है कि स्वाद से, कि किस प्रकार हम टेस्ट करके किसी भी चीज को बता सकते हैं कि क्या चीज है वो, और उसका मतलब आंखें, अगर हमारी आंखें भी बंद हो तो भी हम उसको टेस्ट करके बता देंगे कि ये क्या चीज है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं सारे। आगे आता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, कि जो हमारा पर्पस होता है और जो हमारा स्टाइल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो दो उसका होएगा, दो प्रकार का, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है, या किसी भी स्कूल में लगा लो, इंस्टीट्यूट में लगा लो, किसी भी जगह पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही करना होता है। इसको स्केलर चेन भी हम बोल देते हैं। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर उसके हम बेनिफिट देखेंगे तो स्मूथ फंक्शनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आके कहीं भी कुछ भी रूमर फैला दी, कोई भी बात बोल दी। नहीं, ये एक स्मूथ फंक्शनिंग होगी कि सबसे पहले प्री डिसाइड होता है। अगर एक टीचर को कुछ बात पहुंचानी है तो वो अपना स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तब वो बात एचओडी तक पहुंचेगी। ऐसे नहीं है कि बीच में से कहीं भी गया और वो किसी को भी बोला और ऐसे बात, ऐसे नहीं होगा। एक पूरी मतलब स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वहां पे। दूसरा होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे ये है, अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन है और चीजें एक सीक्वेंस में फॉलो हो रही हैं, तो जिसका भी टर्न आएगा, सपोज करो मैं सबसे लोअर अथॉरिटी हूँ, तो मैं जब अपनी हायर अथॉरिटी को भेजूंगी तो उसे भी ये पता है कि अगर कोई बात हम रखेंगे तो वो चैनल वाइज चैनल आएंगे, तो सब अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ती है वहां पे। परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि रिटर्न में होता है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड भी होता है। डिसिप्लिन को बताता है कि ऐसे नहीं है कि कोई भी अगर लोअर सबॉर्डिनेट है तो वो जाके सीधा एचओडी के रूम में घुस गया, ऐसा नहीं है। तो वो एक बहुत मतलब डिसिप्लिन वे में सारा प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन का भी मतलब यही है कि एक स्टेप बाय स्टेप जा रही है तो हमें बहुत से लोगों से बीच में कांटेक्ट करना होता है, तो सबका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। क्रेडिबिलिटी होती है कि एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बात को ऐसे ही इधर उधर ले जाएगा, सब अपनी बात को अच्छे से रखेंगे और अच्छे से पहुंचाएंगे। लास्ट में फिर वही है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से जाएगी, सबको पता है कि जितना जल्दी हम अच्छे से करेंगे काम को लेते जाएंगे, तो स्मूथ जो है फ्लो रहेगा इन्फॉर्मेशन का, कोई ऐसा बर्डन वाली बात नहीं रहेगी। फिर यहीं पे कुछ लिमिटेशन भी इसकी बताई गई है कि अगर ये कह रहे हैं कि एक जैसे फ्लो बना हुआ है तो कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी है वो अपना मतलब ये दिखाएगी कि हाँ मैं हायर अथॉरिटी हूँ और मेरे बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। तो अगर चाहे छोटी सी भी बात हो तो मुझे पता होगी, तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी मतलब थोपने लगते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, अगर कुछ काम है और या कोई भी हमें मतलब परमिशन लेनी है, वो काम इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हमें जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है, जो चैनल, हमें वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई भी इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ जी।
तो बोल रहा है। ठीक है। कॉस्टली है क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ चैनल्स है, तो चीजें पेपर भी लगते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो एनर्जी होती है, लाइट होता है, तो वो सब चीजों का यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि लंबा टाइम ले लेता है। वेस्टेज ऑफ टाइम है तो डिले डिले भी होगा डिसीजन में, क्योंकि अब हम बैठे हैं, जब तक हमारा लेटर हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच जाएगा तो हमें कुछ हम डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक वहां से कुछ, सपोज करो हमने कोई लेटर भेजा है और हम बैठे हैं कि हाँ हम ये काम शुरू करेंगे, और ऊपर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये होता है कि डिसीजन डिले हो जाता है। अगर हमें पता हो कि हाँ 100% श्योर एंड सर्टेन हो तो हम उस काम को शुरू भी कर सकते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी अपना नहीं बना सकते कि हम सोचे कि हमने, अगर सपोज करो हमारे कोई भी डिसीजन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अगर हमने कुछ भी चेंज किया है तो फिर से हमें वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी के पास हमें भेजना पड़ेगा और फिर जाके वो चेंज होगा। तो इसमें कोई भी अपना इनिशिएटिव नहीं लेता, सोचता है कि जैसा चला गया वैसे जाने दो और इसको वैसा ही कर लेंगे हम। लैक ऑफ कोऑर्डिनेलिटी होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेलिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज है उनको ज्यादा फोकस रहता है। जो मतलब ह्यूमंस होते हैं उनकी फीलिंग, उनकी इमोशन, अपने कर्मचारियों का या अपने एम्प्लॉयज का वहां पे उनकी फीलिंग्स और इमोशन का कोई लेना देना नहीं होता। वो सीधा अपना मतलब पूरी फॉर्मेलिटीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हमने फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। अगला आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये एज इट इज पूरा फॉर्मल कम्युनिकेशन का उल्टा हो जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी हमारे पास चैनल नहीं होता, कोई भी हमारे पास रूल रूल नहीं होते, कोई भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना होता। तो ये ज्यादातर मतलब कंपनीज में तो बहुत कम होता है। ये होता है मतलब अपने इंटरपर्सनल लेवल पे होता है, अपनी फैमिलीज के बीच में होता है, अपने दोस्त के बीच में होता है, रिश्तेदारों के बीच में होता है। तो इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज भी काफी यूज होती है, बॉडी मूवमेंट्स भी दिखती है। इसमें क्या होता है कि इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेप पॉइंट का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चुगली करना, कि मैंने कुछ बात बोली और आपको मैंने बोला कि ठीक है इस बात को आप आगे मत बताना, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने किसी मित्र को बता देते हो, या अगर फैमिली में है तो किसी थर्ड पर्सन को बता देते हो। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ना कुछ टाइप्स भी होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स इस प्रकार से होते हैं कि जैसे मैंने एक बात बताई और वो बात, सपोज करो मैंने हम ए बी सी थर्ड 3% मानते हैं, मैंने वो बात ए को बताई, ए ने वो बात जाके बी को बता दी, बी ने वो बात बता दी सी को, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन बन जाएगा। दूसरा हमारा होता है क्लस्टर चेन हो जाए। क्लस्टर चेन में क्या होता है कि एक पर्सन अपनी बात को बताता है तो वो 2 पर्सन को एक साथ बता देता है, फिर उन दो में से आगे एक पर्सन अपनी बात को बता देता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। कुछ क्या होता है कि गॉसिप चेन भी होता है। गॉसिप चेन में क्या होता है कि 4 से 5 आदमी एक साथ खड़े हैं, ग्रुप में खड़े हैं आराम से, उनमें से एक बात बता रहा है, वो सबको एक साथ वो बात अपना मैसेज वो है कन्वे कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव मैसेज हो या नेगेटिव मैसेज हो। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन के ऊपर जो है कि हम इसका कम्युनिकेशन को डिवाइड करेंगे। वर्टिकल हो जाएगा, इसमें हॉरिजेंटल हो जाएगा और एक हमारा डायगोनल हो जाएगा। 3 प्रकार का हो जाएगा। वर्टिकल में होता है, इसको टॉप डाउन भी हम बोल सकते हैं। सीनियर अपनी बात को पहुंचाएगा, तो सीनियर पहुंचाएगा तो वो लोअर लेवल तक पहुंचाएगा, तो ये टॉप टू बॉटम हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा बॉटम टू टॉप, कि जब जूनियर होता है जो अपनी बात पहुंचाएगा तो वो नीचे से अपनी बात ऊपर पहुंचाएगा। दूसरा होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो जाएगा कि हम इसको, हॉरिजेंटल को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, हम सेम डिपार्टमेंट में या अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, इसमें हमारा सेम लेवल पे होता है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल पे होता है। सपोज करो कि किसी भी कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट होता है,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट का एचओ मैनेजर है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से डायरेक्ट बात कर सकता है। उसमें उसने कोई भी चीज वो नहीं करना होता कि उनका जूनियर जाएगा और वो उनके जूनियर से मिलेगा, नहीं। यहाँ पे दोनों मैनेजर मैनेजर हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो एक साथ अपनी बात को रख सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में ये है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे कॉलेज का एग्जांपल दिया है, तो हम इसी से समझ लेते हैं। जैसे कि एचओडी डिपार्टमेंट है भौतिक विज्ञान का, तो वो जो मतलब रसायन विज्ञान का कोई शिक्षक है, उससे जाके डायरेक्ट बात कर सकता है। वहां पे इसको ये भी नहीं है कि रसायन विज्ञान के एचओडी से ही बात करनी है, नहीं, ये वहां पे जाके उसके टीचर से भी बात कर सकता है। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि जो बात डायरेक्ट एचओडी ने करनी है वहां पे, वो डायरेक्ट वही बात करेगा वहां पे, और जो फीडबैक टीचर ने देना होगा वो टीचर देगा, तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी और जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आगे आता है हमारा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, ये दो चीजों से बना है, इंटर प्लस कल्चरल। हमें पता है कल्चरल का मीनिंग क्या होता है। कल्चरल का मीनिंग होता है कि अपनी वही संस्कृति होती है। इंटर का मतलब हो गया दो के बीच में। इंटर हम दो स्टेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, दो कंट्री भी ले सकते हैं, और दो रिलीजन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे हमें बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ती है। यहाँ पे एडलर ने कुछ बताया है कि किस प्रकार से संस्कृति को देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसा जो कि किसी सामाजिक समूह के सभी या लगभग सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जा सके। कुछ जैसे कि इसको ऐसा देखेंगे हम कि कुछ जो भी मतलब उनका सोशल ग्रुप है, या तो सब लोग उससे बात कर सके, या कुछ लोग हैं जो एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और वहां पे बात करते हैं। या तो और फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो कुछ मतलब जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमें कुछ बताएं अपनी ही संस्कृति के बारे में, हमें कुछ नया बताएं कि हमें, जैसे कि आजकल लोग अपनी संस्कृति को थोड़ा सा भूल रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है उससे बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं उनके बारे में नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो पुराने सदस्य हैं, जैसे हमारे घर के दादा दादी हैं, वो हमें बताते हैं हमारे रिचुअल्स के बारे में कि हमें कैसे फॉलो करना है, क्या क्या करना है और किस टाइम पे करना होता है। और ये है कुछ धारणाएं हैं जो व्यवहार को भी आकार देती हैं। ठीक है, आगे इसमें एक चीज और है कि जब भी हम इंटर सॉरी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर हम किसी यहाँ पे हम पहले एग्जांपल लेते हैं, मैकडी का हम एग्जांपल लेते हैं। मैकडी बाहर से आया है, इंडिया का नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो बहुत अच्छे से इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन्होंने पहले हमारे कल्चर को समझा है कि भारत के लोग किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनके टेस्ट हैं, और किस प्रकार से हम वहां जाके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी संस्कृति को या हमारे कल्चर को उन्होंने और यहाँ के लोगों को उन्होंने परखा है, देखा है, जो भी टेस्ट किया है, उसके बाद उन्होंने उसी अकॉर्डिंग फूड बनाना शुरू किया है, और वहां पे ये बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो जब भी इंटर कम्युनिकेशन की बात आती है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हम कुछ भी जैसे आजकल क्या है कि हमें ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो अगर हमें एक बात करनी है किसी भी कंट्री में जाके, अगर हम अपना इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमें पहले उनके जो भी उनका विचार हैं, उनके पैटर्न हैं, हमें उनको अच्छे से समझना होगा। अगर हम बिना किसी बात को समझे अगर ऐसे ही हम चले जाते हैं, अगर हम कोई वहां पे रिसर्च नहीं करते, वहां के लोगों के बारे में नहीं जानते, वहां के अगर हम उनके जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझते, तो हम वहां जाके एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखा जाए तो इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ इंग्लिश से भी काम नहीं चलता। अगर हम सपोज करो जापान में जा रहे हैं, अगर हमें वहां पे अगर थोड़ी सी जापानीज लैंग्वेज अगर हमें आती है, तो हम वहां के लोगों को अगर थोड़ा सा जापानीज में बोलेंगे तो उनका जो इमोशन है वो थोड़ा सा मतलब वो अच्छे वे में देखेंगे कि हाँ भाई, मतलब थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ इनको थोड़ी सी जापानीज भी आती है। बात होने को तो इंग्लिश में हो जाएगी, हमारा सारा काम हो जाएगा, लेकिन ये चीजें हैं, ये थोड़े से रिश्तों को काफी बिल्ट अप करती हैं।
तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअल भी बताया गया है कि कैसे मतलब जो है कि कुछ लोगों की जो धारणाएं हैं वो सामूहिक होती हैं, कुछ का क्या होता है अलग अलग होती है। तो कई संस्कृति होती है जिनमें सेम चीजें फॉलो की जाती है, लेकिन कुछ धर्म या कुछ संस्कृति ऐसी होती है जिनको अलग अलग देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर जाती हैं। किसी स्टेट में कुछ अलग चीज को फॉलो किया जाता है, किसी स्टेट में अलग चीज को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मतलब हमारे जैसे हरियाणा में या मतलब यूपी में या दिल्ली में आसपास के इलाके में हम काका काका बोलते हैं हम अपने मतलब पापा के ब्रदर को। और वहीं पंजाब में काका बोला जाता है छोटे से बच्चे को। तो अगर हम पंजाब में जाके काका काका करेंगे तो कोई ना कोई छोटा बच्चा हमें बोल ही पड़ेगा कि हाँ भाई क्या कह रहे हो। तो ये चीजें वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो इन चीजों का अगर हमें पता होगा तो हम अच्छे से वहां पे अपनी चीजों को रख पाएंगे। और किसी भी कल्चरल में जाते हैं, किसी भी कल्चर में हम बात करते हैं तो हमें अब जब अपना जो भी ऑब्जेक्टिव हमने रखा है उसको हम अच्छे से अचीव करेंगे तो हमें वहां का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए और अपनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पे बात करें। तो यहाँ पे कुछ बताया है कि किस प्रकार से हम कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिस्प्ले ऑफ इंटरेस्ट कि वहां में इंटरेस्ट दिखा के कि हाँ भाई हमें आपके कल्चर में इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें थोड़ी सी जापानीज आती होगी तो वहां पे हमारा जो है डिस्प्ले ऑफ इंटरेस्ट उनको दिखेगा। ओरिएंटेशन ऑफ नॉलेज, जो भी हम काम करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और हम ये दिखाएंगे कि हाँ हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अ, समझ रहे हैं और हम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। सिंपैथी होनी चाहिए दूसरे, ऐसा कई कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अपने अपने कल्चर की बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे कल्चर के प्रति भी सिंपैथी होनी चाहिए। टास्क रोल बिहेवियर, समस्या को कुछ भी अगर हमारे सामने डिफिकल्टी आती है तो उसको हम समस्या का अपना समाधान निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आई तो हम उसको छोड़ के बैठ जाएंगे, हमें उसको सोल्व करने का प्रयास तो करते रहना चाहिए। भले ही हमारी समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। रिलेशनल रोल बिहेवियर, ये जो है रिलेशनल रोल बिहेवियर है कि दो कंट्री के बीच में ये मध्यस्थता मतलब इंटरमीडिएट का काम करता है। किस किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट करते हैं वहां पे। टॉलरेंस फॉर अननोन एंड एम्बिग्यूटी, जैसे क्या होता है कि अगर हम कई किसी नई जगह जाते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, तो जो बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। अगर हमें कुछ नया करना है और कुछ अच्छा करना है तो हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। इंटरेक्शन पोस्चर, पोस्चर हो गया कि हमारी बॉडी बॉडी की किस प्रकार से हम खड़े हैं। अगर सपोज करो हम बाहर मीटिंग के लिए गए हैं और वहां पे कभी हम अपने हाथों को इधर उधर कर रहे हैं, कभी अपने पैरों को पट पट कर रहे हैं, तो ये जो क्या होता है कि जो पोस्चर होता है वो भी बिना कहे हमारी बहुत सी बात बोल देता है। अगला पेशेंस है, हम कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि हम अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसको आराम से सुन ले और उसको थोड़ी सी चीजों को देखें। एक्टिव लिसनिंग भी यही है कि हमें एक्टिव लिसनिंग में ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ बोला जा रहा है, हाँ ये तो है कि हम पेशेंस पूर्वक उसकी बात को सुन रहे हैं, धैर्यता से सुन रहे हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हम ये सुन तो रहे हैं चुपचाप, लेकिन हम ये नहीं सुन रहे कि वो क्या बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी बात आती है। तो अपनी हम बात रखते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अगला कुछ बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है तो वहां पे भी हमने पूछ लेना चाहिए। कल्चरल इंटेलिजेंस हो गया कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के जो भी उनके कॉग्निटिव डोमेन हो गए या उनके फिजिक्स हो गए, हमें उस चीज के बारे में जानना चाहिए। जातीयवाद हो गया, अंतरजातीय संप्रेषण होता है कि इंटर एथनिक कम्युनिकेशन। इसमें हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि कुछ लोग जब होते हैं वो अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और जो दूसरा होता है उसकी जो संस्कृति होती है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमारे उसमें ऐसा होता है, हमारे उसमें ऐसा होता है। अगला है जातीयवाद। जातीयवाद यहाँ पे ये है कि कुछ जैसे कि जाट होते हैं, सपोज मैं जाटों का एग्जांपल ले रही हूँ, पर्सनल मत लेना कोई भी इसको, ये सिर्फ समझने के लिए है, समझने तक ही हम इस बात को रखेंगे। तो क्या कहते हैं कि जैसे जाट होते हैं तो वो अपनी को दिखाते हैं कि हाँ हम जाट हैं। तो फिर दूसरी साइड है कि गुज्जर हैं, गुज्जर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम जाटों से दूर हैं।
तो इस प्रकार हमें नहीं रखना चाहिए। हमें एक दूसरे, अब आगे इन्होंने जो बताया सांस्कृतिक सापेक्षवादी, इसमें इन्होंने यही बताया कि जैसे जो हम ऊपर जातिवाद दिखा रहे थे वो नहीं होना चाहिए। हम ठीक है, अपना हमें लगता है कि हम ऊपर हैं, ठीक है, वो बात रखो, लेकिन आपको दूसरी जो भी संस्कृति है उसका भी आपने सम्मान करना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपने अपने लेवल पे सब अच्छे होते हैं और उस चीज को हमें देखना चाहिए। आगे कोल और चैन का मॉडल है, इसको हम अब बाकी मॉडल्स करेंगे तब करेंगे, अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे शोर, नॉइज को पढ़ेंगे। नॉइज का यहाँ पे क्या मतलब है, कम्युनिकेशन में किस प्रकार का नॉइज होगा। कम्युनिकेशन में भी पहले अगर हम बात करें तो पहले इस टर्म को शामिल नहीं किया गया था, तो थोड़े दिन बाद जब जैसे कम्युनिकेशन डिस्कवर हुआ, कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस बनाई गई, सारी चीजें की गई, तो कहीं ना कहीं जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, हमने पढ़ा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन कल की क्लास में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमारा नहीं बन पा रहा है तो किस रीजन से नहीं बन पा रहा है, क्या उसमें कमी आ रही है। तो वहां पे हमने इस चीज को देखा, तो जब देखा तो इसमें पता चला कि कुछ नॉइस है जो बीच में हमारे मैसेज को डिस्टर्ब कर रहा है और अगले वाला अच्छे से नहीं समझ पा रहा। हम इस चीज को कैसे समझेंगे कि अगले वाला हमारी चीज को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हमने एक टर्म जोड़ी थी कल इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, फीडबैक। जब सामने वाला अगर अच्छे से फीडबैक नहीं दे रहा है तो हम समझते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सॉरी, जो नॉइस है, नॉइस में हमने फिर इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि ट्रैफिक हो गया, लाउड स्पीकर, जैसे कई बार बहुत तेज तेज स्पीकर बजते हैं तो भी हम सामने वाले की बात अच्छे से नहीं समझ पाते, तो वो हमारा क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, उसमें नॉइस क्रिएट हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जो है कुछ, जैसे ये तो हो गए कि फिजिकल लेवल पे हो गए, कुछ क्या होता है कि जैसे कि लिखावट अच्छी नहीं होना, उच्चारण में दिक्कत होना, या कुछ लाइटिंग का इश्यू है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है ये तो बुक है, अगर मैंने अपने नोट्स बनाए होते तो उसमें अगर मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी ना होती तो हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत आती, या अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं है या मैं अटक अटक के बोल रही हूँ तो वो भी आपको समझने में दिक्कत देगा। या हम जैसे अभी हमने आईपैड से, या मतलब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे लाइट कम हो, मेरे इधर लाइट ना हो, तो आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेगी। या हमारा अगर नेटवर्क कम हो तो भी आपको ब्लर ब्लर पिक्चर्स दिखेंगे और आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जो है कि नॉइस है वो मतलब कई प्रकार का हो सकता है। नॉइस का मतलब ये है कि जब हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिव वे में ना पहुंचे, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आए, तो हम उसको, जो डिस्टर्बेंस आई है उसको हम नॉइस मानते हैं। तो इसमें अब नॉइस के बताए गए, इन्होंने टाइप बताए नॉइस के, साइकोलॉजिक बताया है, फिजिकल बताया है, सोशियोलॉजिकल बताया है, सिमेंटिक बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में होता है कि जो हमारे रिलेटेड हैं, जैसे हमारे फिजिक्स से, हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम मतलब बहुत ज्यादा हमें भूख लगी है, तो मतलब हमारा ध्यान तो भूख में रहेगा, अगर हम कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम थोड़े से डिस्टर्ब हैं, या बहुत ज्यादा हम थके हुए हैं, अगर कहीं बाहर से आए हम ट्रैवल करके, तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर का भी कई बार ऐसा होता है जो क्लास ले रहा है उसका भी ऐसा होता है कि थकान हो रही है और बहुत अच्छे से पूरा मतलब अपना 100% नहीं दे पाता, बीच बीच में कुछ ना कुछ उससे मिस हो जाता है। या कई बार क्या होता है, स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा मतलब अगर किसी चीज से परेशान है, थकान हो रही है, उसको सिर दर्द हो रहा है, तो वो सुनता है लेकिन वो बहुत अच्छे से नहीं सुन पाता, अटेंटिव नहीं हो पाता। फिजिकल है, जैसे बताया कि मेरे भी पीछे से शायद आ रहा होगा, आपको हॉर्न की आवाज आ रही होगी। और दूसरा हम इसमें लाइटिंग देख सकते हैं, ऐसा इन्होंने मतलब बताया है। फिजिकल में पहले भी हमने पढ़ा है। साइकोलॉजिकल में हो जाएगा, साइकोलॉजिकल में हो जाएगा कि हमारा मेंटल ले सकते हैं हम, मेंटल जो हमारी हेल्थ है उसको हम इसमें लेंगे, कि कोई अगर किसी थोड़े से स्ट्रेस में है, और कोई टीचर है वो क्लास में आ रहा है थोड़े से स्ट्रेस में है, तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से, कई बार क्या होता है कि बोर्ड पे कुछ लिखा होता है और टीचर कुछ पढ़ा रहा है, या उसने खोल कुछ रखा है, पढ़ा कुछ रखा है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल नॉइज में आएंगे।
साइकोलॉजिकल नॉइस में ये वाली चीजें हम काउंट करेंगे। आगे आता है सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस वो होता है कि शब्दों को अर्थ जो है, शब्दों का अर्थ सही से ना समझ पाना। जार्गन्स बताया इन्होंने, जार्गन्स बताया। जार्गन्स वो होते हैं जैसे कि एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। सपोज हम माउस की बात करें, माउस कंप्यूटर में भी होता है और माउस चूहा भी होता है। तो यहाँ पे अगर टीचर माउस बता रहा है चूहे वाला और बच्चा समझ जाए कंप्यूटर वाला, तो ये क्या है कि सिमेंटिक नॉइस होगा। सिमेंटिक नॉइस को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो शब्द है उसको सही ना समझ पाए। एक मिनट में लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि सिमेंटिक नॉइस को यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने लिखा है कमी ना। मैं जैसे सामने फोन पे बात कर रही हूँ और मैं फोन वाले को बता रही हूँ कि हाँ ठीक है, कभी कमी ना, तो उसने क्या समझा, उसने इकट्ठा समझ लिया कमीना को। तो वो हो सकता है कि समझे कि मेरे को कमीना बोल रही है, लेकिन मैंने बोला है कि कमीना, कमीना हो किसी चीज में, मैंने वो कमीना यूज किया है और सामने वाला क्या समझ जाता है कि मेरे को कमीना बोल रहे हो। तो इस प्रकार से हो जाता है। या मैं कहूँ ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली मैं कहूँ कि हाँ ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है और सामने वाले को किसी नॉइस की वजह से सुने ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें होती हैं, ये सिमेंटिक नॉइस होता है कि हम बता कुछ रहे हैं, समझ कुछ जाए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को। देखें क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन में आएगा कि किस प्रकार से एक जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है, कैसे टीचर ने यहाँ से क्लासरूम में कॉग्निटिव डोमेन भी होता है। कॉग्निटिव डोमेन माइंड से रिलेटेड होता है कि कैसे हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको हमने टॉपिक्स पढ़ाने हैं, या कोई भी हमने जो अपना क्लास का करिकुलम है जो अपना बनाना है। अगर एक टीचर आता है, आते ही वो स्टार्ट जैसे कि कम्युनिकेशन पढ़ा रहा है, वो कुछ भी कम्युनिकेशन का ना बताए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में आपको फेमिलियर ना करवाए कम्युनिकेशन वर्ड से, और आते ही सीधा किसी भी उसकी डेफिनेशन लेके बोलने लग जाए, तो वो थोड़ा सा क्या है कि समझने में दिक्कत करेगा। दूसरा क्या होता है कि अ, अ, अपने स्टूडेंट्स को जाने बिना वो पढ़ाने लग जाए, क्योंकि क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। और एक जो मतलब अच्छा टीचर होता है, उसको ये देखना चाहिए कि मेरी मेरी क्लास में किस किस प्रकार के स्टूडेंट है और मुझे किस लेवल से पढ़ाना शुरू करना है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो क्लास में अगर एक चैप्टर भी है तो वहां का वो इजी टॉपिक लेके और अपना डिफिकल्ट की साइड जाए। ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक बुक में जिस तरीके से छाप रखा है उसी तरीके से पढ़ाए। उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहले वो थोड़े से इजी टॉपिक पढ़ाएगा, सबसे पहले वो जो पढ़ाने जा रहा है उसका अपना एक जो है कि प्रिपेयर करेगा अपना, कि हाँ मैंने कितने दिन में पढ़ाना है इस टॉपिक को, क्या क्या टॉपिक मैंने पहले पढ़ाने हैं, क्या बाद में पढ़ाने हैं। उसके बाद में कैसे बच्चों का टेस्ट लूं, किस प्रकार से मैं देखूं कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आगे इन्होंने बताया है कि जो कम्युनिकेशन मीडिया है तो वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है, जिससे कि टीचिंग बहुत ज्यादा हम इफेक्टिव बना सकें। तो टीचर के लिए भी एक जरूरी है कि मतलब वो टाइम टू टाइम अपनी ट्रेनिंग करता रहे, अपनी प्रैक्टिस करता रहे, जिससे वो अपने आप को काफी चीजों में अच्छे से डेवलप कर सके। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स लिए गए हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट है टीचर ने सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ 2 4 से 5 बच्चे इंटेलिजेंट है, सिर्फ उनको टीचर ध्यान में रखे और बस उनके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाता रहे। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनका जो भी है विषय वस्तु है, किस प्रकार से वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से कर सकता है। ऐसा अगर कोई थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, अगर उसको हम एक स्टोरी लेके या कुछ 2 से 4 अच्छे एग्जाम्पल लेके अगर हम समझाएंगे, तो क्या है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। और जो टीचर है उसका भी जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को पढ़ाना है, वो अच्छे से फुलफिल होगा। या टीचर मतलब बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा भी कर सकता है कि कहे कि ये टॉपिक है तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता कि कैसे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को कितना समझ में आएगा कितना नहीं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि
हाँ, टीचर ये कह रहा है कि कितना समझ में कितना नहीं आएगा, तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ते हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो बच्चे थोड़े से अटेंटिव हो जाते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने लगते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर, जो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से अपना जो कंटेंट है उसको टीचर ने प्रिपेयर करना है। उसका कितने स्टेप में पढ़ाएगा, एक एक टॉपिक को या एक जो आपका चैप्टर है उसको कितने दिन में करवाएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अगला है रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, कि जैसे हम टीचर ने पढ़ा दिया, कल आता है तो अगर नेक्स्ट अपना सेकंड लेक्चर जब भी लेता है तो एक बार वो पुरानी क्लास के लेक्चर जो भी की पॉइंट्स थे मोटा मोटा था उनको एक बार बता दे कि ये मेन पॉइंट्स थे, कल हमने ये पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत हो तो पीछे के बारे में पूछ सकता है, या फिर जैसे कि अगर दो एक जैसी सी टर्म है तो उनके बीच में कंपैरिजन कर ले, कंपैरेटिव स्टडी करा दे। लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव है जो हमारा फीडबैक ही बनाता है, ये हमने कल देखा था। जब हम फीडबैक लेते हैं बच्चों से तो हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स पढ़ा रहा है और बच्चे दाएं बाएं देख रहे हैं, या बच्चे कुछ खेल में लगे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा। जब भी जो है कि टीचर फीडबैक लेते हैं तो इसमें ये भी हम देखते हैं कि बच्चे ने अगर सुना है, ध्यान से सुना है लेक्चर, तो उसने किस प्रकार से अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट किया है, या बच्चे ने सिर्फ वही एज इट इज बोला है, अपना कुछ नहीं सुना, जो बच्चे मतलब टीचर ने पढ़ाया है वही पॉइंट्स को नोट करता गया है, और बच्चे ने अपनी तरफ से अपना कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया, अपना उसने कुछ जो है वो चीजें उसमें एड ऑन नहीं कर पा रहा है, या अपने वे में उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें इसमें देखे जाते हैं। आगे अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी 9 बज गए हैं, अब इसको ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसको हम देखेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर देख लेंगे कल हम। और हमारा एक टॉपिक है ग्रुप एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, और प्रिंसिपल है हमारे इफेक्टिव क्लासरूम के, और हमारा मास कम्युनिकेशन है। ये 4 टॉपिक हम कल देख लेंगे, और उसके बाद एक क्लास और रहेगी, वो हमारी मॉडल्स की रहेगी, फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।